लेकिन जब आप जिन बैसाखियों की बात कह रहे हैं मतलब पूरी तरह समर्थन दे रहे हैं, नीतीश बाबू उनके पैर छू ले रहे हैं, तख्ती लेके तेवर वही वाले रहेंगे संजय सिंह के, वो बदलने नहीं है। डर लग रहा है आपको? 56 बार बेल में आए संजय सिंह, इतनी बार निलंबित हुए, इतनी बार इनको मार्शल से बाहर फिकवाया गया। आप चाह रहे हैं कि टीडीपी अपना स्पीकर पद पे खड़ा कर दे और दोनों के बीच में दरार पैदा हो जाए। कई कई रातें मैंने संसद के परिसर में काटी है। अभी बनी नहीं है सरकार और आपने आशंका पहले जता दी क्योंकि पार्टी टूट जाएगी। बीजेपी का स्पीकर होगा तो संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। पूरा इंडिया अलायंस मिल के ताकत लगा के उतनी सीटें नहीं ला पाया जितनी बीजेपी अकेले ले आई। दिल्ली में आप 7 अरे सीटें भैया, हार गए। आप 400 ला पाए। मंदिर के नाम पे आप चंदा चोरी करेंगे। आपने कुछ गड़बड़ कर दिया। वरना प्रशांत किशोर जैसे काबिल आदमी भी कह रहे थे 300 से ज्यादा सीटें आएंगी बीजेपी की। प्रशांत किशोर कुछ खेल कर गए, वो भी एग्जिट पोल की तरह। आपने और आग लगाई कि योगी को हटा दिया जाएगा बाद में। नहीं तो आप संघ को भी बहुत करीब से जानते हैं। लोग कह रहे थे कि संघ नहीं चाहेगा मोदी बने प्रधानमंत्री, लेकिन संघ ने तो कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप रहा था। मोदी जी को अगर फायदा हो तो संजय शर्मा जिंदाबाद करने लगे। हरियाणा में आप अलग लड़ेंगे या अलायंस के साथ ही लड़ेंगे? ये लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे। कारण क्या है? जबकि सिंपैथी ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन एक बार मकान चला गया, एक बार तो सब रह हो गया ना। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कुछ साल पहले की बात है, मैं ऐसी ही एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। फिर एक नेता आए मेरे ऑफिस में, बढ़िया नेता हैं, और उन्होंने मुझसे इंटरव्यू किया। मैंने यहीं बैठे बैठे उनका इंटरव्यू किया। इंटरव्यू जब वायरल हुआ, मैं बात कर रहे थे, मेरा फ़ोन बंद था, इंटरव्यू बना, इंटरव्यू रिकॉर्ड ऑन हुआ। मैंने देखा मेरे फ़ोन पे 9-10 मिस कॉल अलर्ट आए। उस पर लिखा हुआ था राज्य संपत्ति अधिकारी उत्तर प्रदेश। मुझे लगा कि रात में इन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई। वो नेता का इंटरव्यू वायरल होने के बाद लगातार कॉल क्यों आ रही। मुझसे उन्होंने कहा कि आपको एक सरकारी मकान मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को सरकारी मकान दिए जाते हैं, सैकड़ों पत्रकारों पे अभी भी मकान है। मैंने कहा हाँ है। उससे बोले कि ऊपर से कहा गया है कि तत्काल मकान खाली कर दीजिए। मैंने कहा अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप मुझसे मकान खाली करने को कह रहे हैं? उन्होंने कहा मैं बड़ा छोटा सा कर्मचारी हूँ, मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि आपने शायद कोई इंटरव्यू दिया है। तो मैंने कहा चौंका, एक नेता का इंटरव्यू इतना तीखा हमला कर सकता है, मुख्यमंत्री के दिल को लग सकता है कि मकान खाली, और अगले दिन 100 पुलिस वाले लगा के मेरा मकान खाली करा दिया गया। तो मैं उन नेता से बड़ा हंस के कहता हूँ कि आपका एक इंटरव्यू इतना भारी पड़ गया कि मेरा मकान चला गया। और लकीली आज वो फिर नेता मेरे ऑफिस में आए हुए हैं। आप सब समझ गए होंगे मेरी बातों से। आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार सांसद संजय सिंह मेरे ऑफिस में हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। एक बार मकान चला गया, इस बार तो सब रह गए ना। खैर, आपका स्वागत है। और शुरुआत मैं इससे करूँगा कि आपने बड़े दावे किए थे बीच में भी, जेल से बाहर आने के बाद भी, कि सरकार बदल जाएगी। अब तो सरकार आ गई, मोदी जी शपथ ले लेंगे। डर लग रहा है आपको? देखिए, विपक्ष, डर लगने का तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता। आप मेरे स्वभाव के बारे में जानते हैं। इन लोगों से लड़ने में यकीन रखता हूँ। और 6 महीने इन्होंने जेल में रखा मुझे। पार्टी के हमारे मुखिया आज भी जेल में है, शिक्षा मंत्री जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, लेकिन इनसे लड़ रहे हैं। इन्होंने पूरे देश के विपक्ष को खत्म करने की राज्य दर राज्य कोशिश बनाई। महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म की, शरद पवार जी की पार्टी खत्म की, मुख्यमंत्री को झारखंड में गिरफ्तार किया, उनके नेताओं पे छापेमारी की, बंगाल के नेताओं को, मिनिस्टर्स को गिरफ्तार किया, उनके नेताओं पे छापेमारी की, कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर लिया, संजय रावत को अरेस्ट किया, अनिल देशमुख को अरेस्ट किया। हमारी पार्टी का तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल कर रखा है इन्होंने। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में अगर विपक्ष चुनाव लड़ा और चुनाव आयोग पूरा इनके साथ खड़ा रहा, सारी संस्थाएं, सीबीआई, ईडी, पुलिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सबका इन्होंने दुरुपयोग किया। विषम परिस्थितियों में चुनाव लड़कर भी अगर 235 की संख्या इंडिया गठबंधन की आई है तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जीत है। और अगर समान अवसर मिला होता चुनाव लड़ने का तो ये संख्या 335 होती। और मैं जिस भी अब YouTube चैनल पे जा रहा हूं, बातें अपनी रख रहा हूं, तो एक बात जरूर जोड़ रहा हूं, वो आपके साथ भी जोड़ रहा हूं। ये नहीं कि आपके मुंह पे बैठा हूं इसलिए कह रहा हूं। YouTube चैनल्स नहीं होते तो कोई काउंटर नैरेटिव मोदी के खिलाफ इस देश में तैयार नहीं हो सकता था,
क्योंकि गोदी मीडिया तो उनको भगवान बना रहा है। वो खुद भी कह रहे हैं हम अवतार हैं। गोदी मीडिया के सवाल भी आप देखते हैं, जिसका राहुल गांधी ने भी मजाक उड़ाया कि आम काट के खाते हैं कि छील के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, ये सब सवाल हैं इनके। पूरे चुनाव में किस भाषा का इस्तेमाल किया देश के प्रधानमंत्री ने। तो मैं समझता हूं कि समान अवसर न दिए जाने के बावजूद, तमाम प्रताड़ना और जांच झेलने के बावजूद अगर विपक्ष ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और अब ये बैसाखी की सरकार है, एनडीए की 2 सरकार बीजेपी की, याद कर लीजिए, एक 13 दिन चली, एक 13 महीने चली, ये उससे भी कम चलेगी, ये 6 महीने में गिर जाएगी सरकार। वो जो है आपने एक आग लगा दी, कह दिया यूट्यूबर्स ने आपको साथ दे दिया, विपक्ष का साथ दे दिया। पहला धार जो लगेगी ना, वो पहला खात्मा यूट्यूबर्स का ही होगा। विपक्ष का साथ दिया मैंने ये नहीं बोला। हाँ। मैंने कहा कि मोदी के खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव का मतलब है सच दिखाने का काम। भाई पत्रकार का काम क्या है, मीडिया चैनल्स का काम है जो सच्चाई है उसको रखिए। तो अब आप एक तरफा अगर खबर चलाएंगे, दिन रात मोदी जी का गुणगान करेंगे, प्रज्वल रवन्ना जैसे आदमी के पक्ष में मोदी खड़े हों तब भी आप उनके साथ खड़े हैं, अगर हाथरस कांड पे मोदी चुप हैं तब भी आप उनके साथ खड़े हैं, अगर मणिपुर पे मोदी चुप हैं तब भी उनके साथ आप खड़े हैं, महंगाई पे बेरोजगारी पे मोदी चुप हैं तब भी आप उनके साथ खड़े हैं, अग्निवीर जैसी योजना को लाके भारत माता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, सेना के साथ गद्दारी कर रहे हैं, तब भी आप उनके साथ खड़े हैं। तो आप उनसे सवाल कब पूछेंगे? हाँ, नहीं, ठीक मैं इस बात है। देश के जो मुख्य धारा के मीडिया तथा कथित कहते हैं अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया, उनसे पूछना चाहता हूं कि वो सवाल कब पूछेंगे सरकार। लेकिन हम लोग मान रहे हैं कि सरकार आ गई तो अब सबसे पहली गाज यूट्यूबर्स पे ही गिरेगी। कोई कानून ऐसा आएगा और कोई सरकार ऐसी। देखिए, ये वैसाखी की सरकार है। अब मुझे नहीं लगता, अगर मति भ्रष्ट होगी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके से दोबारा हिम्मत कर पाएंगे। लेकिन जो आप जिन बैसाखियों की बात कह रहे हैं वो तो पूरी तरह समर्थन दे रहे हैं। नीतीश बाबू उनके पैर छू ले रहे हैं उम्र में इतने होने के बावजूद। और कौन सा समर्थन नीतीश चाहिए? बाबू को अच्छी तरीके से जानते नहीं। जब वो तेजस्वी यादव के साथ गए थे तो क्या बोला था उन्होंने कि इस जन्म में अब दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। चले गए ना, तो इंतजार कीजिए, जब उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी, वहां पर उनके कुछ मांगे हैं, उनकी जातीय जनगणना उनकी मांग है, विशेष राज्य का दर्जा उनकी मांग है बिहार के लिए, अग्निवीर खत्म किया जाए ये उनकी मांग है, यूसीसी के ऊपर समीक्षा हो ये उनकी मांग है। तो ये सारी मांगे किस तरीके से बीजेपी पूरा करेगी देखते हैं। आपको क्या लग रहा है पार्लियामेंट आंध्र में प्रदेश के लिए भी विशेष राज्य का दर्जा राज्य है, चंद्रबाबू नायडू लेकिन मांगते फायदे तो होते हैं ना। देखिए, जैसे अभी सरकार बनी नहीं, चंद्रबाबू की पत्नी को खबरें आ रही हैं कि 570 करोड़ का फायदा उनके शेयर में हो गया। जिस कंपनी से उनका परिवार के लोग जुड़े हैं और शेयर रॉकेट बन गए हैं। तो एग्जिट पोल का घोटाला नहीं देखा आपने? एग्जिट पोल हिंदुस्तान की आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला है। इस बार का एग्जिट पोल आजादी के बाद सामान्य घटना नहीं है। आप मुझे बताइए, भारत का प्रधानमंत्री बयान में कहता है टीवी इंटरव्यू में, शेयर के मार्केट उछाल लेंगे। गृह मंत्री कहते हैं शेयर मार्केट उछाल लेगी। एग्जिट पोल आता है, उसके बाद शेयर मार्केट उछाल लेती है, पैसे लोग लगाते हैं और ठीक रिजल्ट आने के बाद वो पैसे डूब जाते हैं। यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से आपने शेयर मार्केट का घपला किया, घोटाला किया, गलत नंबर दिए एग्जिट पोल के, और उसके बाद 31 लाख करोड़ रुपए इस देश के 5 करोड़ लोगों का डूब गया। किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 1, बर्बाद हो गए लोग। जेपीसी की मांग फिर उठेगी। तो इसमें जेपीसी की मांग राहुल गांधी जी ने उठाई है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। फिर संजय सिंह तख्तीले के नारे लगाते हुए नजर आएंगे। जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आपका वही तेवर देश के 5 करोड़ लोगों का पैसा डूब गया तो उसकी जांच होनी चाहिए। तख्तीले के तेवर वही वाले रहेंगे संजय सिंह के, वो बदलने नहीं है, वो बदलने मुझे नहीं लगता है। मैंने देखिए, ये रोना रोते हैं। ये कहते हैं साहब 56 बार बेल में आए संजय सिंह, इतनी बार निलंबित हुए, इतनी बार इनको मार्शल से बाहर फिकवाया गया। मैं सबसे बड़ा भुक्तभोगी हूं संजय जी। कई रातें मैंने संसद के परिसर में काटी है, चाहे वो किसान का सवाल हो, चाहे नौजवान का सवाल हो, चाहे शिक्षा मित्रों का सवाल हो,
मैंने चाहे भारत की सेना का सवाल हो, मैंने संसद में उठाया। मुझे इन लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया, जेल भेजा, बार बार सस्पेंड किया। मैं वहीं संसद के बाहर बैठा रहा कई कई रातें। तो लेकिन आगे फिर उसी तरीके से लड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि स्पीकर का पद जो है वो इस बार बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? ये एनडीए के घटक दलों को भी समझना चाहिए। क्यों? 3 कारणों से मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, बीजेपी का स्पीकर होगा तो एनडीए के जो घटक दल हैं, टीडीपी, जेडीएस, जेडीयू, आरएलडी, इन पार्टियों को तोड़ने का काम भाजपा के लोग आसानी से कर पाएंगे। बीजेपी का स्पीकर होगा तो संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, किसी भी तरीके का बदलाव किया जाएगा और वो इन लोगों को दबाव में लेके कराएंगे। बीजेपी का स्पीकर होगा तो सांसदों को निलंबित कर करके मार्शल से बाहर फिकवाया जाएगा। तो 3 बड़े कारण हैं जिससे मेरा अपना मत है कि बीजेपी का स्पीकर नहीं होना चाहिए। अगर टीडीपी का स्पीकर हो रहा है, बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही है, अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो इंडिया गठबंधन के दलों को इसके बारे में विचार करना चाहिए कि गैर बीजेपी का स्पीकर उस पद पर बैठे। आग लगा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि टीडीपी अपना स्पीकर पद पे खड़ा कर दे और दोनों के बीच में दरार पैदा हो नहीं, जाए। आग लगाने का सवाल नहीं है, ये टीडीपी के लिए भी फायदेमंद है। ये बात कोई मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं संजय जी, ये मैं सीरियसली पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। ये पार्टियां तोड़ेंगे, टीडीपी अगर तोड़ेंगे। स्पीकर है इनका, आप लिख के रख लीजिए कहीं। उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी इन्होंने, शरद पवार की पार्टी तोड़ी, हमारी पार्टी पंजाब में इन्होंने एक सांसद एक विधायक तोड़ा, दिल्ली में इन्होंने प्रयास किया। वो तो हम दिल्ली में इतना सजग रहते हैं, बार बार हम मीडिया में आके बोलने लगते हैं, ये पीछे हो जाते हैं। दिल्ली में भी तोड़ी लिया ये पार्टी तोड़ते हैं, ये पार्टी ये तोड़ते हैं। हमारे एक मंत्री को तोड़ लिया ना, स्वाति मालीवाल पे आप आरोप तो लगा। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि अगर आप इनका इतिहास उठा के देखेंगे, ये पार्टियां तोड़ने में यकीन रखते हैं। इसलिए बीजेपी का स्पीकर कतई नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है टीडीपी अब बात मान लीजिए करेगी? कोई संविधान विरोधी फैसला ये लेके आएंगे, कोई बिल लेके आएंगे, विपक्ष वाले आवाज उठाएंगे, उनको पकड़ के बाहर कर देंगे। 150 सांसद संजय जी संसदीय इतिहास में आज तक कभी भी सस्पेंड नहीं हुए। ये काम मोदी जी की सरकार ने किया था पिछली बार। तो आपको क्या लग रहा है टीडीपी लाएगी अपना स्पीकर? लाना चाहिए, अगर उनको अपनी पार्टी बचानी है, एनडीए के घटक दल को बचाना है, और अगर संविधान विरोधी फैसला संसद में ना हो, यह सुनिश्चित करना है। ठीक है, हम विपक्ष के लोगों की चिंता ना करें, मैं वो नहीं कहता हम लोग तो ठीक है सस्पेंड होंगे, अपनी चिंता करें। हाँ, बिल्कुल करें। अभी बनी नहीं है सरकार और आपने आशंका पहले जता दी क्योंकि पार्टी टूट जाएगी। नहीं, देखिए, मैं ये कोई बात हवा में नहीं कह रहा हूं, ये पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। 6 विधायक नीतीश कुमार के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के अंदर बीजेपी ने तोड़े थे जब वो एनडीए के साथ थे उस वक्त। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है संजय जी। इन्होंने मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, कर्नाटक में बनाई, महाराष्ट्र में बनाई, उत्तराखंड में बनाई, अरुणाचल में बनाई, गोवा में बनाई। कहां बक्सा है बताइए ना। लेकिन वो मोदी जी का कहना ये है कि पूरा इंडिया अलायंस मिल के ताकत लगा के उतनी सीटें नहीं ला पाया जितनी बीजेपी अकेले ले आई। दिल्ली में आप 7 अरे सीटें भैया, हार आप गए। 400 ला पाए। हाँ, लेकिन आप तो 400 पार, 400 पार, कोई कहता था 420, 420, 420, आई तो 240 ना। दिल्ली की आप 7 लोकसभा हार गए, ये बड़ा बड़ा बिल्कुल हार गए। लेकिन हम गालियां नहीं दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को। ये लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ गाली किस अयोध्या वासियों को मां बहन की गालियां दी जा रही, मां बहन की गालियां, हिंदुओं को गालियां दी जा रही हैं। किसके सगे हैं बीजेपी वाले? मुझे बताइए आप। अयोध्या मुसलमानों को गाली देंगे, सिखों को गाली देंगे, बौद्धों को गाली देंगे, ईसाइयों को गाली देंगे, अब तो जाटों को गाली देंगे, ठाकुरों को गाली देंगे, दलितों को गाली देंगे, पिछड़ों को गाली देंगे, आदिवासी के सर पे पेशाब करेंगे, जवान को गाली देंगे, किसान को गाली देंगे, पहलवान को गाली देंगे। किसको छोड़ रहे हैं ये? अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे हैं आप। दिल में आपने वहां लोगों के घर तोड़वाए,
आपने पुरातन मंदिर तोड़वाए वहां। आप गाना गा रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मंदिर के नाम पे आप चंदा चोरी करेंगे। मैंने उसका खुलासा किया हाँ, था। जमीन का भी आपने किया था। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में खरीदी भाजपा वालों ने। 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार 5 मिनट के अंदर किया। क्या हुआ उसका? और अयोध्या वाले आपको वोट दे देंगे। रामपुर हारे, सीतापुर हारे, अयोध्या हारे, प्रयागराज हारे, कौशाम्बी हारे, श्रावस्ती हारे, इसका मतलब क्या हुआ? प्रतापगढ़ हारे, कुशभवनपुर हारे। तो आपके इन सबको जोड़ने का क्या मतलब है? जितने भी तीर्थ स्थल उठा के देख लीजिए, सब जगह आ रहे हैं। तो रामपुर से कहाँ से आपने जोड़ लिया? नहीं, रामपुर में भगवान श्री राम का नाम तो है। अच्छा, नाम। अच्छा, बाकी आपने जोड़ लिया राम जी के, सीता जी के कहीं ना जोड़े हैं, और रामपुर में राम का नाम। नहीं, भगवान राम का नाम है, वहां भी आ रहे हैं। कॉम्बिनेशन आप लोग अच्छा बना रहे थे। उनको जब घेरना होता है तो आप कॉम्बिनेशन घेरना नहीं है, सच्चाई है। भगवान श्री राम ने इनको संदेश दिया है। आपने कुछ गड़बड़ कर दिया। वरना प्रशांत किशोर जैसे काबिल आदमी भी कह रहे थे 300 से ज्यादा सीटें आएंगी बीजेपी की। कुछ तो गड़बड़ किया आप लोगों ने। प्रशांत किशोर से मेरी बात भी हुई थी। मैंने उनको बोला था कि ये जो आपका आकलन है ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। क्या बोले फिर वो आपसे? नहीं, वो अपना तर्क दे रहे थे। क्यों? प्रशांत किशोर कुछ खेल कर गए, वो भी एग्जिट पोल की तरह। ये सब मैं नहीं कुछ कह सकता। आप जानते हैं, बगैर प्रमाण के कोई बात कहना मेरे लिए ठीक भी नहीं है, और मैं ऐसा बातें नहीं कहूँगा किसी के बारे में। लेकिन सर्वे के मामले में ऐसी गड़बड़ी अगर उनसे हुई है तो इसका जवाब वही दे सकते हैं। हाँ, वो तो कह रहे हैं, मतलब अब तो थोड़ा एक्सक्यूज कर रहे हैं, लेकिन सभी कर रहे हैं। प्रदीप गुप्ता तो रोने लगे थे। 2 बड़े चुनाव आने। देखिए, प्रदीप गुप्ता का जो सर्वे आया था उसी दिन मुझे लगा कि ये तो खुद ही चाह रहे हैं कि इनका मजाक उड़े। बुरा मत मानिएगा। जहां पे 5 सीट है वहां आप 6 सीट दे रहे हैं लोक जनशक्ति को। वो लड़ाई 5 सीट पे है। चिराग पासवान, उसको आप 6 सीट दे रहे हैं। उत्तराखंड में है 5 सीट, आ रही है 6 सीट। हिमाचल में है 4 सीट, आ रही है 8 सीट। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 19 सीटें दी जा रही हैं। राजस्थान में 25 सीटें हैं, 33 सीटें दी जा रही हैं। एक चाणक्य का सर्वे है, आप देखेंगे। मैंने एग्जिट पोल के पोल खोल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जिक्र भी किया था। चाणक्य के सर्वे में 37% वोट शेयर तमिलनाडु में। हाँ। बताइए आप। 27% वोट शेयर केरला में। तो ये क्यों किया गया एग्जिट पोल ऐसा? ये वही मैं कह रहा हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। ये शेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसके पीछे और कोई कारण मुझे नजर नहीं आता। संजय जी, उत्तर प्रदेश के आप मूलतः रहने वाले भी हैं, उत्तर प्रदेश आके आप प्रभारी भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी फजीयत क्यों है? उत्तर प्रदेश में आपसे भी बात हुई थी पहले, मैंने आपको बोला था 40-40 सीटें रहेंगी, तो 43 आई। कारण क्या है? क्यों इतनी इनकी फजीयत हो गई? पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का अपमान जो पार्टी एक नहीं लगातार करती जाएगी, संविधान को बदलने की कोशिश करेगी, आरक्षण को खत्म करने की कोशिश करेगी, तो ये जवाब मिलेगा। आपने विश्वविद्यालयों में चुन चुन के आरक्षण खत्म किया। कहीं 1 सीट निकाली, कहीं 2 सीट निकाली, आपने आरक्षण खत्म किया। आपके नेता खुलेआम कहते रहे, लल्लू सिंह ने कहा था संविधान बदल देंगे, तो बदल दिया ना जनता ने उनको। आप कौन होते हैं भाई संविधान बदलने वाले? ज्योति मिर्धा ने कहा संविधान बदल देंगे, अनंत हेगड़े ने कहा संविधान बदल देंगे। हाँ, वो मुद्दा लगता है। आंध्र प्रदेश के एक सांसद ने कहा संविधान ये मुद्दा काम किया उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल किया। दिया कुमारी ने कहा संविधान बदल देंगे। संविधान के अलावा एक मुद्दा और काम किया। आप भी क्षत्रिय हैं, और क्षत्रियों के ग्रुप ने ये लगा कि योगी हटा देंगे, आपने और उसमें माचिस लगा दी थी। 2 चीजें हैं। आपने और आग लगाई कि योगी को हटा दिया जाएगा बाद में। नहीं, तो योगी को हटा दिया जाएगा, मुद्दा चला, लोगों के मन में गया। और दूसरा, क्षत्रियों के बहू बेटियों को भी तो गालियां दी इन्होंने, नहीं दिया क्या? रूपाला जी जो केंद्रीय मंत्री ने। तब आप किसके सगे हैं ये तो बता दीजिए। अच्छा, मैं तो भाजपाइयों से पूछता हूं, तुम सगे किसके हो? वो अडानी अंबानी के खिलाफ भी मोदी जी एक सभा में बोल गए। बाद में उनको गलती का एहसास हुआ तो चुप हो गए। उस समय क्यों बोले होंगे? वही बता सकते हैं। बात तो सही। मैंने कहा किसी के सगे नहीं है। आपने जो कहा था, किसी के भी सगे नहीं है। आपने जो कहा था कि योगी को हटा देंगे, पार्लियामेंट में, वो सदन में, पार्लियामेंट में, शब्द गलत बोल रहा हूँ, जिस समय एनडीए की बैठक चल रही थी उस समय योगी जी मैंने उस पर ट्वीट भी किया है कि भाई देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उपेक्षा थी विचारों की। देखा तक नहीं, उपेक्षा नहीं, देखा तक नहीं। आप मुझसे पूछे ना, 6 साल में क्या कभी ऐसे, मैं अपनी पार्टी का लीडर हूं पार्लियामेंट में, ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री जी आते हैं,
आप मुझसे पूछे कि 6 साल में कभी उन्होंने एक बार पूछा और संजय सिंह जी कैसे हैं? नहीं पूछा। कभी नहीं, सवाल नहीं। हेलो आए होती है आपको? और नहीं होती? एक बार गलती से मैंने नमस्ते किया, उसका जवाब भी नहीं दिया। नमस्ते का जवाब एक बार गलती मुझसे हुई कि मैंने किया, मैं जानता हूं उनका स्वभाव को जवाब नहीं देंगे, बावजूद इसके मैंने गलती हुई कि मैंने जवाब। इसी तरह से संसद में एक बार वो अलग अलग उससे रो से निकल रहे थे। इतना अहंकारी व्यक्ति इस देश अच्छा, का आप प्रधानमंत्री। दोबारा आए, सामने आएंगे, नमस्ते नहीं करेंगे आप? क्यों करेंगे भाई? जो आदमी जवाब ही नहीं देना चाहता, आपकी तरफ देखना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, अच्छा, इस मामले में क्या मतलब है? इस मामले में धनखड़ जी तो ठीक है, आप इतना कहते हैं, लेकिन आपको हाथ पकड़ के धनखड़ ले जी गए, अच्छे आदमी आपको हैं। ले गए हाथ पकड़ के। धनखड़ जी स्वभाव के वो हमारे अभिभावक हैं, वो सभापति हैं, उनसे और बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन व्यवहार की शिकायत कभी नहीं है। आप संघ को भी बहुत करीब से जानते हैं, लोग कह रहे थे कि संघ नहीं चाहेगा मोदी बने प्रधानमंत्री, लेकिन संघ ने तो कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप रहा संघ। अच्छा, कितना मेहनत किया है संघ ने, आप पता कर लीजिए, रिपोर्टर है, कम पत्रकार हैं इतने कम बड़े। की, ये बात तो सही है, कम तो तब की। संघ इनकी मातृ संस्था है, और चुनाव के दौरान जेपी नड्डा जी कह रहे हैं अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। क्यों कहा होगा उन्होंने ऐसा? आपका आकलन क्या? आप भी तो बड़े करीब से राजनीति क्योंकि को देखते हैं। मोदी जी अवतार हो चुके हैं ना, भगवान। भगवान को किसकी जरूरत होती है भाई? अगर वो इंसान होते तो उनको सबकी जरूरत होती। वो भगवान है तो जरूरत किस बात की है? आपने एक तस्वीर देखा मोदी जी की इतनी बड़ी फोटो, श्री राम की इतनी छोटी सी फोटो, हाथ में लेके जा रहे हैं। अब बार बार इस फोटो को ना उनको मिर्च लगाते हैं आप क्या कह के। नहीं नहीं, ये गलत है। ये कहना कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, ये अपमान है। तो आपने इसी बात को कह दिया। अब वो जब वो आए थे बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं को नहीं संबोधित नहीं, करने के देवताओं लिए, के देवता बोला भाई, ना जेपी नड्डा ने बोला जेपी था, नड्डा हाँ, ने। चंपत राय ने भी बोला था कि देवताओं लेकिन के अब एक देवता। एक चेंज आया जब वो अपने एनडीए की बैठक ले रहे थे, चुने जा रहे थे, और जब वो बीजेपी के नेताओं को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने राम का नाम ही नहीं लिया, वो जय जगन्नाथ करने लगे। हालांकि राम के भगवान विष्णु के अवतार है दोनों, लेकिन अब जय श्री राम का नारा ही नहीं था इस बार एक कहीं बात पे आपको भी। बता दूं, राम को बाय बाय। मोदी जी को अगर फायदा हो, मोदी जी को अगर फायदा हो तो संजय शर्मा जिंदाबाद करने लगे। काश। नहीं, मैं कह रहा हूं। अच्छा, मतलब अच्छा, आप वक्त पड़ने पे कुछ नहीं आप करना। मेरी किसी भी बात पे ये मत समझिए कि मैं किसी गुस्से या नाराजगी के कारण, मैं अपने अनुभवों के कारण बोल रहा हूं। अगर अभी उनको फायदा हो कि अभी उनका नमस्ते नहीं लिया ना योगी आदित्यनाथ का, फायदा होगा तो हो सकता है उनके पीछे खड़े होकर नारा लगाने लगे। ऐसे व्यक्ति कुर्सी कुर्सी चाहिए। हाँ, लेकिन भारतीय राजनीति के प्रख्यात बहरूपिया हैं, वो कब अपना रूप बदल देंगे? कोई आडवाणी जी को नमन किया, उनको बदल दिया, संसद को नमन किया, उनको बदल दिया, अब संविधान को उन्होंने नमन किया है। अब संविधान का खतरा हाँ, दिमाग में फिर मतलब चुनाव खत्म हो गए, लेकिन आप फिर आग लगा रहे आग हैं। नहीं हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव मैं हैं। सच्चाई बता रहा हूँ। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव बुरी हैं। तरह हारेगी बीजेपी। हरियाणा में आप अलग लड़ेंगे या अलायंस के साथ ही अब वो लड़ेंगे? तो हमारी पार्टी के मुखिया अरविंद जी जब जेल से बाहर आएंगे उस समय इस पे फैसला लेंगे। और चुनाव 3 महीने बाद अगर केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आए तो क्या फैसला होगा? मुझे लगता है कि वो बाहर आ जाएंगे जल्दी। नहीं, मैं एक संभावना पे विचार कर रहा हूँ, अगर वो नहीं आए तो फिर क्या फैसला होगा? उनसे पूछ के ही फैसला होगा। अभी तय नहीं किया आपने कि हरियाणा, पूछ के फैसला। मतलब अभी फिलहाल ये माना जाए कि अभी तय नहीं है कि हरियाणा में चुनाव आप मिलकर लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे? अब उस पर फैसला जो भी होगा वो अरविंद जी से बातचीत करके ही होगा। किन मुद्दों पे हरियाणा का चुनाव, किन मुद्दों पे होगा? देखिए, वहाँ पे एक एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़बरदस्त है और किसानों में बहुत गुस्सा है। आपने देखा होगा ये जो 5 सीटें आई हैं, एक सीट हमारी भी थी जो कि हम लोग हार गए, लेकिन बहुत गुस्सा है किसानों के अंदर। उनको अपमानित किया गया है, मारा गया है, पीटा गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। तो इस अपमान का बदला किसान लेंगे। और हरियाणा, पंजाब ये सब कृषि प्रधान राज्य है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए, पश्चिम के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन चला था। तो इन सब चीज़ों का गुस्सा है वहाँ पे। एक आखिरी सवाल, ये लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे, कारण क्या है? जबकि सिंपैथी ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन आप बहुत विषम परिस्थितियों में हम लोग लड़े। देखिए, एक बात तो तय हो गई कि जो 1-2 सीट बीजेपी की पंजाब में थी, वो भी 2 सीटें थी, वो भी खत्म हो गई। तो पंजाब में हम इस बात से संतुष्ट हैं कि वहाँ बीजेपी पूरी तरह से साफ हो गई। ठीक है, हमारी सीटें ज़्यादा नहीं आई, मानता हूँ मैं। दिल्ली के चुनाव को सिर्फ 20 दिन मिले केजरीवाल जी को प्रचार के लिए, और कितना हम लोगों के पीछे लोग पड़े, कितना एजेंसियों का दुरुपयोग किया, वो भी देखा आपने। लेकिन हम
जनता को गाली नहीं देते, हम अपना आत्मावलोकन करते हैं, जहां गलती हुई होगी उसकी समीक्षा करके आगे काम करेंगे, बढ़ेंगे। कोई संदेश जो आप 4 PM के माध्यम से देना चाहते हो? नहीं, मैं समझता हूं कि ये भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है और मैं इस बात से खुश हूं कि भारत ने फिर से एक बार संदेश दिया कि हम अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों, अलग अलग भाषाओं में रहकर भी विविधता में एकता वाले देश हैं। हम पाकिस्तान नहीं हैं, हम तालिबान नहीं हैं, हम हिंदुस्तान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी। तो ये थे संजय सिंह जी, और ये अपने जिस तीखे तेवरों के लिए जाने जाते हैं उसी तीखे तेवरों में उन्होंने बात करी और बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी को किन किन मुद्दों पे घेरेंगे। हमें उन सीन का फिर इंतजार है। संसद में पिछली बार जब प्राइम मिनिस्टर के सामने संजय सिंह ने नारे लगाए थे, हमने हंसते हंसते कहा था अब इनका जेल जाना तय है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को मुंह पे इस तरह किसी ने कोसा नहीं था। लेकिन तेवर अभी भी हैं, वो ही हैं, जेल जाने से डर नहीं रहे हैं। तो जाहिर है कि संसद की अगली तस्वीर और अच्छी होगी। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।